हम डायरेक्टली एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन की बात करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड में नोमेनक्लेचर डिस्कस किया हुआ है, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम, राइट। तो नोमेनक्लेचर के बाद हमने यहाँ पे एरोमेटिसिटी भी डिस्कस किया हुआ है, इफ यू रिमेम्बर। एरोमेटिसिटी भी जीओसी में हो चुका है, तो सभी पार्ट हो चुके हैं। आइसोमर भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत आइसोमर की भी पार्ट डिस्कस कर सकते हैं कि अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो कितने आइसोमर बनेंगे, ये सब भी हमने किया हुआ है, राइट। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है तो कितने बनेंगे। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए तो क्या होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्टली आइसोमर का ही पार्ट डिस्कस करें, नोमेनक्लेचर नहीं करने वाले हैं बिकॉज नोमेनक्लेचर हो चुका है। फिर एरोमेटिसिटी भी नहीं डिस्कस करने वाले कि कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, ये सब डिस्कशन हो चुका है। इवन आइसोमर का भी डिस्कशन हो चुका है, तो अगर आइसोमर भी नहीं पढ़ा है तो भी चलेगा। पर फिर भी एक दो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूंगा कि अगर कोई बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अगर दो फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दूं, अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है तो यहाँ पे इसके कितने आइसोमर बनेंगे। वहां फॉर्मूला भी दे सकता है कि C6H4Cl2 के कितने आइसोमर बनेंगे। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, C6H4Cl2 के कितने आइसोमर बनेंगे। तो एक तो आइसोमर 1,2 वाला होगा जिसको ऑर्थो बोला जाता है। फिर दूसरा आइसोमर क्या होंगे, 1,3 के, 1,3 में मेटा एंड 1,4 में पैरा। तो इसके कितने आइसोमर बने, ऑर्थो मेटा पैरा, 3 आइसोमर बन गए। अगर ये तो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन था, अगर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड लिया, C6H3Cl3 Br3 OH3 कुछ भी ले लें, समझ में आ रहा है, तीनों आइडेंटिकल ग्रुप ले लें, तो यहाँ कितने आइसोमर बनेंगे। एनीवन, आइसोमर तो पढ़ लिया है ना, तो आना भी चाहिए। कितने आ रहे हैं, अगर तीनों क्लोरीन 1 2 3 पे आए, इसका कॉमन नेम नहीं तो हम 1 2 3 पोजीशन। फिर दूसरा क्या हो सकता है, 1 2 3 के बाद 1 2 को सेम रखो और 3 वाले को 4 पे, तो ये क्या हो गया 1 2 4। तीसरा आइसोमर क्या हो सकता है, अब यहाँ पे भी आया अगर ये Cl तो भी 1 2 4 ही होने वाला है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सेम, तब क्या कर सकते हैं, इसको जो है 1 3 5 कर सकते हैं, आया ना। और पोजीशन क्या हो गया 1 3 5, ये समझा। तो इसके कितने आइसोमर बने, 3, 1 2 3 1 2 4 1 3 5। तीसरा ऐसा भी एग्जांपल लिया जा सकता है कि जब C6H3Cl2Br हो, इसका जनरल टाइप क्या होगा, C6H3X2Y ले लूं मैं, मेरे X एंड Y आर डिफरेंट, दो सेम है और एक अलग है। अब यहाँ कितने आइसोमर बन सकते हैं, तीनों आइडेंटिकल थे तो कितने आइसोमर मिले, 3, और दो आइडेंटिकल है और एक डिफरेंट है तो कितने आइसोमर मिलेंगे। एनी आइडिया, ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों क्लोरीन को पहले पास में रखेंगे, 1 2 क्लोरीन और ब्रोमीन 3, समझ में आया। अब नेमिंग के अकॉर्डिंग 1 पे ब्रोमीन है और 2 3 पे क्या है, क्लोरीन। ये कैसा ले सकते हैं, अब ये ब्रोमीन इधर भी आया तो सेम हो जाएगा और इधर भी आया तो इसके जैसा सेम हो जाएगा, समझ में आ रहा है।
ऐसा हो सकता है, राइट? इसके पोजीशन पे ध्यान देंगे। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ क्या है, 1 क्लोरो 2 ब्रोमो, 1 and 4 क्लोरो पे है और 2 पे ब्रोमो है, राइट? अब इधर लेके आया तो 1 ब्रोमो 2 and 4 क्लोरो, इस तरह से आ जाएगा, राइट? आईयूपीएससी नियम हमेशा ध्यान में रखेंगे। आईयूपीएससी के हेल्प से ही आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या ये दोनों सेम था, ये और ये? देखिए जरा, नेमिंग सेम आ रहा है, नेमिंग सेम आ रहा है क्या? ये समझा? और क्या ले सकते हैं? ऐसा भी ले सकते हैं, जरा ध्यान दो। और कोई आइसोमर बन सकता है? एनी अदर पॉसिबिलिटी? जरा इनकी नेमिंग कर लो, या ना करें तो ऐसे देख लेंगे। 1 and 2 पे, यहाँ 1 पे ब्रोमीन है, 2 and 3 पे क्लोरीन है। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 पे क्लोरीन है, 4 पे ब्रोमीन है। समझ में आ रहा है? यहाँ 1 and 3 पे क्लोरीन है, 2 पे क्या है, ब्रोमीन है। 1 and 4 पे क्लोरीन है, 2 पे ब्रोमीन है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे 1 पे ब्रोमीन है एंड 2 and 4 पे क्लोरीन है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा कोई सेम 1 पे ब्रोमीन 2 4 नहीं, 2 3 4 5 ये रॉन्ग है। तो ये 1 क्लोरो, ये 2 ब्रोमो एंड 1 4 पे है, तो ये 1 3 5। तो ये टोटल कितने आइसोमर मिले? 6। अब कोई भी ड्रॉ करने जाएंगे तो सेम आएगा, कोई और ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, सेम। बाकी जो है नेक्स्ट C6 H3 XYZ ले लो मैं, ऑल 3 आर डिफरेंट, ऑल 3 आर डिफरेंट। जब तीनों डिफरेंट हो जाएंगे तब क्या होगा, तब यहाँ पे टोटल कितने आइसोमर बनेंगे? 10 आइसोमर। और ये आपको प्रैक्टिस खुद ही करना है। कितने आइसोमर बनेंगे? 10। ये ड्रॉ करेंगे। अब ये XYZ को अगर हम नेमिंग नहीं कर पाएंगे ना, XYZ लेके क्या करने का, कोई 3 फंक्शनल ग्रुप ले लो और उसमें भी क्या करने का, और आइडिया बताता हूँ। एक सीनियर ले लो, OH या ये सब, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तीनों जूनियर लेंगे ना तो कंफ्यूजन आना चालू, लोकेल रूल, ये अल्फाबेटिकल। तो एक को सीनियर ले रहेंगे ना तो नेमिंग में बहुत आसानी होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप इनको प्रैक्टिस के लिए ऐसे भी ले सकते हैं, C3 C6 H3 OH ग्रुप, Br ले लो और Cl ले लो, कर सकते हैं हम। 10 आइसोमर मिलेंगे, चेक करेंगे बाद में, ये आना चाहिए, राइट? इसके बाद हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। MOP ऑफ बेंजीन, बेंजीन को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शन याद दिलाना चाहूंगा आपको। पहला, अगर अल्केन की बात करें तो अल्केन में एक रिएक्शन पड़ा था, एरोमेटाइजेशन, हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन से बनाया था, रिमेंबर? पहला रिएक्शन होता। फिर अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे पहला रिएक्शन है फ्रॉम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सो फ्रॉम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड की बात करें तो सबसे पहले सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। और उसको जब भी हम रिएक्ट करा दें NaOH in the presence of calcium oxide by heating, reaction are known as decarboxylation। कहाँ पे ये रिएक्शन पड़ा था? अल्केन में। decarboxylation,
रिमूवल ऑफ CO2 ग्रुप फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो अब यहां से H डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे, तो बेंजीन प्लस Na2CO3। दूसरा रिएक्शन सेकेंड फ्रॉम Grignard reagent, from Grignard reagent, Grignard reagent से आप कैसे जो है बेंजीन प्रिपेयर करेंगे। जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया जाए, अल्केन बनाया था याद है, वैसे ही फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लें, इसको वाटर या किसी के साथ रिएक्ट करा दें एसिडिक मीडियम में। अब क्या हो जाएगा, वाटर का H बेंजीन के साथ जाएगा और MgBr के साथ कौन जाएगा, OH। तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग प्लस MgBr OH। समझ आ रहा है ये रिएक्शन, ये सेकेंड मेथड। थर्ड फ्रॉम एसिटिलीन भी हमने पढ़ा हुआ है, फ्रॉम एसिटिलीन बेंजीन का प्रिपरेशन, इसके पहले वाले चैप्टर में अल्काइन का लास्ट रिएक्शन एरोमेटाइजेशन। समझ में आ रहा है, वहां पे भी एक बेंजीन का प्रिपरेशन पड़ा हुआ है, उससे भी बेंजीन बना सकते हैं। थर्ड रिएक्शन फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन। अब एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप अगर अटैच है तो उसको बोलेंगे एनिलीन। तो एनिलीन को अगर हम HNO2 से रिएक्ट करा दें, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड को इन situ यूज किया जाता है। द मीनिंग ऑफ इन situ, इन डिमांड। तो बाय यूजिंग NaNO2 and HCl हम HNO2 को फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये HNO2 जो मिला है, कहाँ से मिला है, NaNO2 और HCl से रिएक्ट करके, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग NaNO2 and HCl. NaNO2 are known as sodium nitrite plus HCl, 0 to 5 degrees Celsius, or you can say 273 to 278 Kelvin temperature। इस टेम्परेचर पे HNO2 से जब एनिलीन रिएक्ट करता है, the process are known as diazotization reaction. Process are known as diazotization reaction. The meaning of diazotization, diazonium group are formed, N triple bond N, nitrogen पे plus, why because 4 bond, तो यहाँ पे Cl माइनस, इसी को बोलते हैं डाइजोनियम कंपाउंड, और इसका शॉर्ट नेम है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। N ट्रिपल बॉन्ड N को डाइजोनियम बोला जाता है, ये बेंजीन है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। समझ में आ रहा है, ये बना कैसे उसकी बात करेंगे। हमें बेंजीन बनाना है, अभी क्या मिला है, BDC। तो ये BDC मिला कैसे, एनिलीन लिया। अब इसका भी पहले रोल कर लेते हैं कि ये जो HNO2 आया वो कैसे आया। 1 मोल NaNO2 लिया है यहाँ पे और एक HCl, 2 HCl में से एक ही यूज कर रहा हूं HNO2 बनाने के लिए। तो ये क्या मिल रहा है हमें, HNO2 प्लस NaCl। तो ये जो HNO2 यहाँ पे आया, इसका एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से 3 हो गए, 2 HCl का एक HCl अभी बाकी है, एक HCl का हाइड्रोजन, तो 2 1 3 and 1 4, 4 हाइड्रोजन विथ 2 ऑक्सीजन, ये चले गए। अब बचा क्या हमारे पास, नाइट्रोजन, इधर क्या बचा, नाइट्रोजन, तो ये हो गया डाइजोनियम। अब इसका क्लोरीन भी बचा है यहाँ पे, समझा या नहीं, यहाँ तक कोई डाउट है। इसी कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। द नेम ऑफ कंपाउंड इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम सॉल्ट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट। N2 प्लस जो है, N2 प्लस जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बाहर जाने के बाद। N2 प्लस है ना, जब बाहर निकलेगा तो N2 के फॉर्म में निकलेगा, तो हाईली स्टेबल हो जाता है।
तो वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है। कोई भी ग्रुप बाहर जाके अगर स्टेबल हो रहा है, बाहर जाने के बाद आफ्टर रिमूविंग द ग्रुप स्टेबल इन नेचर आर नोन एज गुड लिविंग ग्रुप। बाहर निकलने के बाद अगर वो स्टेबल हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? गुड लिविंग ग्रुप। तो ये N2+ इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अब ये इतना तेजी से रिएक्ट करता है तो गुड लिविंग ग्रुप है, मतलब तेजी से ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ कोई भी ग्रुप बहुत फास्टर आके अटैक कर लेगा। समझ में आ रहा है? अब ये बना कैसे, एक बार फिर से भी ध्यान देते हैं कि एनिलीन को जब HNO2 से रिएक्ट करा, HNO2 आया कहाँ से? NaNO2 प्लस HCl। तो यहाँ NaNO2, NO2 और H कंबाइन होके HNO2 बना लिया और NaCl निकल गया। अब एक HCl अभी भी बाकी है, तो HNO2 का एक हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, टोटल 3, और यहाँ का एक HCl का 4 हाइड्रोजन कंबाइंड विद 2 ऑक्सीजन form 2 mole of water. Remaining nitrogen combined with nitrogen form N triple bond N. इसी ग्रुप को डाइसोनियम ग्रुप बोला जाता है। NCl जो है इसके चार्ज को बैलेंस करता है, आयनाइज। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है N+Cl-। क्लियर एवरीवन? अब ये जो BDC मिला है आपको, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, इससे कुछ भी बना सकते हैं। बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड इससे बनते हैं। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं, मैक्सिमम कंपाउंड इस ग्रुप से बन जाते हैं, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि गुड लिविंग ग्रुप इन नेचर जब ये रिमूव होता है तो N2+ के फॉर्म में निकलता है। कौन से फॉर्म में? N2+। तो ये N2+ जब निकलेगा तो N2 के फॉर्म में निकलेगा, और डाई नाइट्रोजन गैस वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल। N2 के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पे BDC को अगर रिएक्ट कराएंगे, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस N+, हम रिएक्ट करा दें यहाँ पे इथेनॉल के साथ, इथेनॉल CH3CH2OH। इथेनॉल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट पर्टिकुलर दिस रिएक्शन। अब ये इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और दूसरा इस कार्बन से रिमूव होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो एक एक हाइड्रोजन रिमूव जब होगा तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl बना लेगा। समझ में आ रहा है आपको? इसका जब एक हाइड्रोजन रिमूव करूंगा मैं, तो इस पूरे फिनाइल रिंग के साथ बेंजीन बना लेगा। अब बचा क्या? ये N2। हमें प्रोडक्ट क्या मिला? बेंजीन। ये बॉन्ड टूटा तो एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा। अब ये Cl- को H+ के साथ HCl हो गया। अब यहाँ N जो है, ये बॉन्ड टूटा तो ये माइनस के फॉर्म में जाएगा, माइनस और प्लस, न्यूट्रल। हमें क्या मिल गया? N2। अब ये जो मॉलिक्यूल है, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का टूटा, एक कार्बन का ना, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड। तो इथेनॉल कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे बाय यूजिंग दिस रिएक्शन हमें क्या मिला? बेंजीन। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट रिएक्शन जो है, इसी BDC को अगर हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड को N2+, अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ ओपन करके लिखा है ना मैंने, तो इसको N2+Cl- भी लिखते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N में क्या है? N2+ है ना, N2+Cl- भी लिखा जाएगा, तो भी आप क्या समझेंगे? इट इज अ BDC, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। तो जब BDC को रिएक्ट कराएंगे वाटर with H3PO2 which act as a reducing agent in the presence of CuCl, Q+ क्लोराइड के प्रेजेंस में। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वाटर का जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन Cl के साथ HCl बना लेगा, एक हाइड्रोजन फिनाइल रिंग के साथ क्या बनाएगा? बेंजीन। अब यहाँ पे क्या बचा? ऑक्सीजन। ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीजन गेन कर लेगा। समझा आपको? प्लस N2 और क्या मिलेगा? H3PO3। ये समझा? तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज हो गया और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे एक HCl में और एक बेंजीन के साथ आ गया।
N2 निकल गया। और N2 क्यों आसानी से निकलता है? क्योंकि N2 जब बाहर आता है तो एक स्टेबल फॉर्म में आता है, N ट्रिपल बॉन्ड N में, और जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है 940 के रेंज में, 940 किलो जूल पर मोल। समझ में आ रहा है? तो अब बाहर कोई भी प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बन रहा है, अगर कोई लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है? N2। लिविंग ग्रुप मतलब जो छोड़ के जा रहा है, जो बॉन्ड तोड़ रहा है। तो अब ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे बाई प्रोडक्ट में मिला, राइट? तो ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे प्रोडक्ट में, उतना अच्छा ये लिविंग ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है? तो N2 प्लस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप इन अ लिस्ट। रीजन, जब ये बाई प्रोडक्ट बनता है तो सबसे स्टेबल बनता है। अब ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? N2 तो बहुत सारे एटमॉस्फेयर में रिएक्शन करता है क्या? नहीं। तो ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए जब ये N2 प्लस के फॉर्म में रहता है तो वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है, क्योंकि आसानी से ये N2 प्लस में निकल जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन था। और भी अगर हम बात करें यहाँ पे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन फ्रॉम अल्केन एंड फ्रॉम अल्काइन, रिएक्शन पढ़ाने की जरूरत है हमें। फ्रॉम फेनॉल की बात करेंगे, फ्रॉम फेनॉल। फेनॉल का भी रिडक्शन कराया जाएगा। अब फेनॉल को कैसे रिड्यूस करेंगे? फेनॉल को अगर हम जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, वेयर जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल बाय हीटिंग, जिंक इन अल्कोहल बाय हीटिंग, तो होगा क्या? जिंक इस ऑक्सीजन के साथ ZnO बना लेगा। अब यहाँ क्या बचा? ये हाइड्रोजन इस फिनाइल रिंग के पास आ जाएगा और हमें क्या मिला? बेंजीन, बेंजीन प्लस ZnO। ये समझा आपको? तो बाय यूजिंग फेनॉल, तो फेनॉल को यूज करके जब हम जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वेयर जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक क्या काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट, जो इस फेनॉल के ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन इसका 0 था, यहाँ +2 में आ गया ZnO। समझ में आ रहा है? तो जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसके ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और हमें बेंजीन मिल गया। इतने प्रिपरेशन है जो हमें करने हैं। आफ्टर दिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की क्या क्या प्रॉपर्टी? सबसे पहले प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले, बेंजीन लिक्विड इन नेचर होता है, कलरलेस होता है। समझ में आ रहा है? नेचर क्या है बेंजीन का? वो कलरलेस लिक्विड होता है। ये नॉन पोलर कंपाउंड भी होते हैं। बेंजीन इज नॉन पोलर, राइट? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होने के रीजन। अब यहाँ सबसे पहले, ये सब एकदम बेसिक पॉइंट था। अगर मैं बात करूं बेंजीन में ऐसे अल्टरनेट कार्बन कार्बन सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, राइट? बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? 2। संभल के। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब बेंजीन के रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करूं मैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको रियल हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। तो यहां पे अगर हम देखें फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, अगर मैं इसको 1 and 2 ले लूं तो 1 and 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ 1 and 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ये 2 and 3 में यहाँ पे सिंगल है, यहाँ 2 and 3 में डबल। तो यहाँ से ये पता चला है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड भी, मतलब यहाँ जो डबल बॉन्ड था दूसरे वाले रेजोनेंस में क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड। इसके बॉन्ड ऑर्डर को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? बताया था फॉर्मूला, याद है?
number of bonds present between two atoms in all resonating structure divided by number of RS. अब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 और 2 के बीच में यहाँ दो बॉन्ड है और यहाँ एक ही बॉन्ड है, तो 2 + 1 3 बॉन्ड हो गए। नंबर ऑफ RS कितने हैं? 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1.5। अब बॉन्ड ऑर्डर 1.5 क्या इंडिकेट कर रहा है कि बेंजीन ना तो प्योर सिंगल बॉन्ड है और ना तो प्योर डबल बॉन्ड। बेंजीन में क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बेंजीन में क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। नाइदर प्योर सिंगल नॉर प्योर डबल। ये कहां से पता चला? बॉन्ड ऑर्डर। बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है? 1.5। कितना है? 1.5। जो डबल से बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या है? कम है, और सिंगल से बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। अब इन्हीं को हम बॉन्ड लेंथ के टर्म में अगर इंडिकेट करें तो कार्बन कार्बन इन सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होता है, एंड कार्बन कार्बन इन डबल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा? 133 पिकोमीटर। और यहीं पे मैं ट्रिपल बॉन्ड भी बता दे रहा हूं। कार्बन कार्बन इन ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ 120 पिकोमीटर, जो हमने जीओसी में भी डिस्कस किया होगा, राइट? ये इतना है। अब अगर मैं कार्बन कार्बन इन बेंजीन की बात करूं, इन बेंजीन बॉन्ड लेंथ 139 पिकोमीटर है। कितना है? 139। अब ये वैल्यू 139 क्या इंडिकेट कर रहा है? एग्जैक्ट सिंगल बॉन्ड का 154 है, डबल बॉन्ड का 133 है, और ये वैल्यू क्या है? दोनों के रेंज में है, इन बिटवीन सिंगल एंड डबल, इन बिटवीन सिंगल एंड डबल। तो ये वैल्यू बॉन्ड लेंथ क्या बता रहा है? बॉन्ड लेंथ भी ये बता रहा है कि बेंजीन के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो क्या है? नाइदर प्योर सिंगल नॉर प्योर डबल। इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर। पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर। तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, किसमें? बेंजीन में। बेंजीन के कार्बन कार्बन बॉन्ड प्योर ना तो सिंगल है ना तो प्योर डबल। और यहाँ पे इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो पार्शियली दिखाया गया है। ये डॉटेड बॉन्ड रेजोनेंस में यहाँ पे डॉटेड दिखाया गया। आफ्टर दिस बेंजीन के कार्बन जो है, ईच कार्बन इन अ बेंजीन आर sp2, राइट? ये पॉइंट एक्सप्लेन हुआ है, खाली यहाँ आपको समझा रहा हूँ। ऑलरेडी नोट्स में सब डिक्टेड है, राइट? अब कार्बन sp2 में है तो इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। समझ में आ रहा है? तो 120 प्लेनार है। sp2 हाइब्रिडाइज क्या होते हैं? प्लेनार। तो बेंजीन के जितने भी कार्बन है सब एक ही प्लेन में, क्या है? एक ही प्लेन में। बेंजीन के कार्बन जो यहाँ रिंग में प्रेजेंट है वो क्या है? एक ही प्लेन में। व्हाई? बिकॉज ऑल द कार्बन आर sp2। तो बेंजीन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? प्लेनार होते हैं। क्या होते हैं? प्लेनार होते हैं। इनका बॉन्ड एंगल कितना? 120। इनका ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनार। रीजन sp2। ये समझ में आ रहा है आपको? अब नेक्स्ट पॉइंट पे स्टूडेंट, बेंजीन लिया हमने। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है। हाउ मेनी पाई बॉन्ड? 3 पाई बॉन्ड। On each pi bond there are 2 pi electron. So 3 pi bond means 6 pi electron. तो inside the ring 6 pi electron delocalize हो रहे हैं। The meaning of delocalize, resonance। समझ में आ रहा है? तो ये resonance में delocalize हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जितने भी पाई बॉन्ड है यहाँ पे delocalize हो रहे हैं। हमारे पास reagent 2 टाइप के होते हैं। One is a electrophile, other one is a nucleophile। तो अगर मैं यहाँ पे इस बेंजीन के पास किसी न्यूक्लियोफाइल को लेके आऊं, निगेटिव चार्ज वाले ग्रुप को, तो क्या ये अटैक करेगा? नहीं। रीजन क्या होगा?
बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता एट नॉर्मल कंडीशंस। तो ये हाइड्रोजन को यहाँ पे जो है माइनस के फॉर्म में निकाले और ऐसा यहाँ निगेटिव लेके आए नहीं। रीजन, बेंजीन के अंदर खुद यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मोर इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये निगेटिव ग्रुप के साथ या इलेक्ट्रॉन रिच वाले ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। बट अगर मैं यहीं पे कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर वाला ग्रुप लेके आ जाऊं, ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और ये इलेक्ट्रॉन रिच 6 पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके साथ कंबाइन कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, नेगेटिव नेचर बोल सकते हैं, तो ये पॉजिटिव के साथ इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। बट दोनों अगर नेगेटिव नेचर रहेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? नहीं। तो बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव, बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन से टाइप के रिएक्शन देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसका रीजन समझा? तो क्वेश्चन ये बनता है कि बेंजीन कौन से टाइप का रिएक्शन देता है? तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। Benzene and their derivative gives electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction. Why electrophilic, उसका रीजन समझ में आया आपको? अब बेंजीन में यहाँ पे पाई बॉन्ड होने के रीजन से, यहाँ पाई बॉन्ड भी है ना, ड्यू टू पाई बॉन्ड इन नेचर बेंजीन ऑल्सो गिव्स एडिशन रिएक्शन। बेंजीन ऑल्सो गिव्स एडिशन रिएक्शन इन सम केसेस। जनरली कौन सा रिएक्शन देगा वो? इलेक्ट्रोफिलिक। कुछ ऐसे भी रिएक्शन है डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पे वो क्या दे देता है? एडिशन। बट हर रिएक्शन एडिशन के नहीं होते। समझ में आ रहा है आपको? तो बेंजीन कुछ एडिशन रिएक्शन भी देते हैं। In some cases, benzene also gives addition reaction. समझ में आ रहा है आपको? तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो एडिशन रिएक्शन ही डिस्कस करेंगे। अब बेंजीन जो एडिशन रिएक्शन दे रहा है इसको बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड, बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड, इनमें पहला रिएक्शन जो होगा हमारा वो होगा हैलोजिनेशन। क्या होगा? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में मैं यहाँ पे क्लोरीन ले रहा हूं, बेंजीन को सभी क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, इसके साथ क्लोरीन इनर एक्सेस, क्लोरीन एक्सेस में लेना, यूवी लाइट, सनलाइट या ब्राइट लाइट के प्रेजेंस में, वहां पे जनरली दिया रहेगा ब्राइट सनलाइट, ब्राइट सनलाइट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटेगा। कैसा टूटेगा? और जब फ्री रेडिकल टूटेगा तो ये वाला भी बॉन्ड फ्री रेडिकल टूटेंगे। अब क्या कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? 1 2 3। कितने मोल ले लूं? और एक बॉन्ड टूटेगा तो एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, ऐसे ये दोनों भी बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है? इसी को बोला जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BSC के नाम पे बहुत फेमस है ये, BSC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, which is also known as 666। इसका फॉर्मूला क्या था? C6H6, डबल 6 था, राइट? डबल 6 से ये 666। BSC is also known as 666. Why it is called as 666? Because C6H6Cl6, ये क्लोरीन भी आ गया ना, तो फॉर्मूला क्या हो गया?
C6H6 Cl6, that's why it is known as 666। ये समझ में आया? BHC का मीनिंग क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब यहाँ जरा ध्यान देंगे, बेंजीन है क्या, बट बेंजीन से बना है इसलिए इसको क्या बोला है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, because it is a derivative of benzene, that's why it is called benzene hexachloride। अब IUPAC की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, बेंजीन नहीं बोलेंगे, तो ध्यान में रखना। यहाँ कॉमन नेम में भले आया, क्योंकि कॉमन नेम इसलिए आया बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। वाई कॉमन नेम में बेंजीन यूज किया? बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, बेंजीन से बनाया गया इसलिए। पर IUPAC में 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। क्लियर एवरीवन? नेमिंग समझ में आया? अब बेंजीन, ये जो BHC है इसके बहुत सारे आइसोमर होते हैं, पर इसके गामा आइसोमर जो होते हैं, द गामा आइसोमर ऑफ BHC आर नोन एज, गामा आइसोमर को हम क्या बोलते हैं? लिंडेन। क्या बोलेंगे? लिंडेन। लिंडेन इज ऑल्सो नोन एज गैमेक्सेन। लिंडेन और गैमेक्सेन, ये समझ में आ रहा है आपको? अब इसके क्या क्या नेम है वो समझ में आ रहा है? अब ये मत कंफ्यूज होना कि BHC बोला है तो एक ऐसा आगे जाके, अभी इसी चैप्टर में रिएक्शन पढ़ेंगे, चाहे क्लोरीन तो आएगा बट हाइड्रोजन जाएंगे, और वहां पे सब्स्टिट्यूशन वाले में एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेंगे तो डबल बॉन्ड रहेगा बट क्लोरीन आ जाएंगे, बट उसको BHC नहीं बोलते, उसका नेम अलग। तो BHC किसको बोलते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ये कंफ्यूजन आगे जाके ना आए, इसलिए ध्यान में रखना कि BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इट इज आल्सो नोन एज 666। तो इसको ऐसे भी ध्यान देंगे कि BHC को ही 666 बोला जाता है। द गामा आइसोमर ऑफ BHC आर नोन एज लिंडेन और गैमेक्सेन। लिंडेन और गैमेक्सेन, ये तो हैलोजिनेशन रिएक्शन। दूसरा मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा हाइड्रोजिनेशन। कौन सा रिएक्शन? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस की अगर बात करें तो होता क्या है? सबसे पहले बेंजीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल 413 केल्विन टेम्परेचर, द रेंज ऑफ टेम्परेचर, इसके अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे? तो 3 पाई बॉन्ड ब्रेक करने हैं, तो हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन? 3। अब ये मॉलिक्यूल किसमें चला जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। किसमें जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। दूसरा यही बेंजीन ले लूं मैं अगर, और इसी बेंजीन को अगर मैं सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट कराऊं, किसके साथ? सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन बनाएगा इस तरह से। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे, इसका डिटेल डिस्कस है, राइट? या तो हम रट्टा मारे, जो मैं बोलूंगा नहीं। तो अब ये बना कैसे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले सोडियम का रोल क्या है, याद है? सोडियम का रोल क्या है? सोडियम आएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, राइट? और ये बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूं तो यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरह से रहेगा, और अगर मैं इनको फ्री रेडिकल के फॉर्म में भी तोड़ूं तो यहाँ रेडिकल, इधर रेडिकल, अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये क्या हो गया? निगेटिव चार्ज, और यहाँ रेडिकल। ये समझ में आ रहा है? अब जैसे ही अमोनिया आया तो अमोनिया क्या देगा पता है ना आपको? H+ देता है। अब ये H+ कहाँ पे अटैक कर लेगा? अब यहाँ पे अटैक कर लिया, और हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है, राइट? तो एक जो पहले था हो और एक अभी आया हो, दोनों भी लिख दे रहा हूँ। और यहाँ मुझे क्या मिला? फ्री रेडिकल। और ये इस तरह से। अब इन्हीं को मैं क्या कर दूं? रेजोनेंस स्टेबलाइज अगर करूं तो रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे होगा? ये बॉन्ड तोड़ू, एक एक इलेक्ट्रॉन ना, ये इधर डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आएगा? फ्री रेडिकल।
ये हाइड्रोजन दिखा भी सकते, नहीं दिखाया तो भी चलेगा। अब यहीं पे क्या कर दूं, इस वाले फ्री रेडिकल को अब मैं सोडियम से अटैक करा दूं। अब इलेक्ट्रॉन देगा ना सोडियम, ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। क्या मिला, अब ये निगेटिव को क्या दे देंगे, अमोनिया का प्रोटॉन, तो अमोनिया H+ देता है, तो ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, राइट। और यहाँ क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइईन। तो ये मैकेनिज्म समझ में आ गया आपको। द थर्ड रिएक्शन इज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। थर्ड वन इज ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। अगर मैं ओजोनोलाइसिस की बात करूं तब क्या होगा, बेंजीन ले रहा हूं, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होते हैं, राइट। जब O3 से रिएक्ट करेंगे सबसे पहले क्या बनेगा, डबल बॉन्ड में ओजोनाइड कैसे बनता था याद है, यहाँ 3 डबल बॉन्ड है। पहले इस डबल बॉन्ड पे ओजोनाइड बना देंगे 5 मेंबरिंग, फिर इधर, फिर यहाँ पे। अब इन्हीं को जो डबल बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन है ऐसे लिख सकता हूं, ये इस तरह से। अब ये जो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे लिखा है इसको ऐसे भी लिख सकता था, समझ में आया। इसी को आप अगर प्रॉपर 5 मेंबरिंग के जैसा दिखाना है ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये फिर ऐसे लिखने पे क्या होगा, मतलब 3 ऑक्सीजन रिंग में आएगा, थोड़ा कंजेस्टेड दिखने लगे, मतलब वो कंफ्यूजन क्रिएट हो, इसलिए मैंने इनको क्या किया है, स्ट्रेट बना दिया। समझ में आ रहा है आपको, आया ना। अब ये दोनों कार्बन पे भी ऑक्सीजन आएगा, इधर भी ऑक्सीजन आएगा, राइट, और यहाँ पे भी आएगा। इसको ऐसे समझेंगे, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जरा ध्यान। ये CH2 है, राइट, CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब O3 से रिएक्ट कराएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों के बीच में ऐसे ऑक्सीजन लिख दूं मैं, राइट, और एक एक ऑक्सीजन इस तरह से, ऐसा। इसी स्ट्रक्चर को और कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसे आया ना, दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, समझ में आ रहा है आपको, ये और ये सेम है या नहीं। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है, ये फर्स्ट टाइप वाला, ये समझा आपको, कोई कंफ्यूजन। तो अब इसको तोड़ते कैसे थे याद है, इस तरह से। अब यही सेम टेक्निक यहाँ पे तोड़ेंगे। जब आप इनको सेकेंड स्टेप में जिंक एंड वाटर से रिएक्ट कराएंगे तब क्या होगा, बाय यूजिंग जिंक एंड वाटर। तो जब जिंक एंड वाटर लेंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ऐसे टूटेगा, ये कार्बन और ये कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटता है, किसका बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन। समझ में आया, ये 1 मोल, दूसरा मोल यहाँ से ऐसा, ये समझा। अब तीसरा मोल इधर, 3 सेम मोल मिल रहे हैं, बीच वाला जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ जाएगा, जिंक के साथ, ZnO में। अब यहाँ मिल क्या रहा है, ये कार्बन, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन CHO, ऐसा 1 मोल इधर है, इधर भी 1 मोल है और यहाँ पे भी है, तो 3 सेम मोल मिलेंगे CHO प्लस ZnO। CHO are known as ग्लाइऑक्सिल, जो काम मिला था ओजोनोलाइसिस ऑफ एसिटिलीन, राइट। ये रिएक्शन समझा या नहीं, हमें क्या मिला प्रोडक्ट, ग्लाइऑक्सिल। यहाँ तक कोई डाउट है। अब टोल्यूइन ले लूं मैं, उसका ओजोनोलाइसिस बोलूं तो भी कर सकते हैं हम। जाइलिन ले लूं, उसका ओजोनोलाइसिस बोलूं तो भी कर सकते हैं। जाइलिन वाला बेंजीन पे 2 CH3 याद है। अब ऑर्थोजाइलिन बोल दिया, तो ऑर्थोजाइलिन में अब देखो, जब डेरिवेटिव बेंजीन के डेरिवेटिव लेंगे ना, वहां थोड़ा स्मार्टनेस करना है। 1 CH3 लूं तो चाहे इधर हो या इधर हो सेम ही आने वाला है, बट जब 2 CH3 होगा ना बेंजीन के ऊपर, जाइलिन में 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक कैसा, ये CH3 इधर है और ये CH3 इधर है, दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है, अगर आपने एक ही स्ट्रक्चर लेके बनाया तो आंसर रॉन्ग आएगा। दूसरा ये भी तो बन सकता है ना,
अब डबल बॉन्ड के क्रॉस ब्रेक होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड के क्रॉस ब्रेक होगा तो यहाँ दोनों के प्रोडक्ट अलग अलग मिलेंगे, एक प्रोडक्ट है। तो कभी कभी ऐसा पूछेगा क्या कि जाइलीन को जब ओजोनोलाइसिस कराया जाएगा टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अगर मैं इसको लेके करा रहा हूँ तो एक प्रोडक्ट कम मिलेगा, दोनों मिला के कर रहा हूँ तब मुझे करेक्ट आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान। अब ऐसा क्यों किया? बिकॉज ऑफ इनसाइड द रिंग डबल बॉन्ड का डायरेक्शन। अगर एक ही CH3 है तो अब एक ही CH3 है तो ऐसा दो बार क्यों नहीं बना रहे? रीजन है, अब ये इधर हो या इधर हो, डबल बॉन्ड तो है ना उसके पास, बट जब दो आया तो रीजन क्या हुआ वो समझ में आ रहा है आपको? यहाँ दोनों में सिंगल, यहाँ दोनों में डबल, यहाँ ये ऐसे टूटेंगे और यहाँ ये इस तरह से टूटेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? ऐसे टूटते जाएंगे, जैसे टूटेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्ट मिलेगा। तो फिलहाल बेंजीन का आपको आंसर बताया है, ये दोनों आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। बता तो दिया कैसे करना है, बट प्रैक्टिस हमें करना है। समझ में आ रहा है? तो इतना कॉपी करेंगे।